हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास बहू और सेंसेक्स की। मंगलवार का दिन है और आमतौर पर मंगलवार के दिन मदद करने के लिए पुणे से राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते साहब जुड़ते हैं और जुड़ गए हैं। राजेश सर, हाय गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आता हूं आपके पास। वो स्टॉक क्वेरीज की लिस्ट तो आपको भेजी हुई है, पहले निफ्टी पे चर्चा कर लेंगे। अच्छा, उससे पहले हमारी सास बहू और सेंसेक्स की बैक एंड टीम तक रीच आउट करने के लिए, और रीच आउट इसलिए करना है ताकि शो में आप शिरकत कर सकें, अपनी क्वेरीज किसी बाजार के जाने माने एक्सपर्ट से सॉल्व करवा सकें। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। ये प्लेट फ्लिप होगी तो आपके स्क्रीन पे ईमेल आईडी आ जाएगा, और वो प्लेट जब फ्लिप होगी तो आपकी स्क्रीन पर, अगर आप ट्विटर वगैरह पे एक्टिव हैं और वहीं पे सवाल लिखना चाहते हैं, आप में से बहुत लोग वो करते हैं, तो वो हैशटैग्स लिखें, अगर ऐड कर देंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। उसमें भी खास तौर पे सेकंड वाला हैशटैग है सास बहू और सेंसेक्स, और इजीली टीम तक रीच आउट करने में आसानी कर देगा। ये है वो विकल्प। खैर, ऑन द शो दिखा दीजिएगा, यानी कि जो क्वेरीज आई हैं, अगर आप इनसे सब जुड़ चुके होंगे तो जो क्वेरीज आई हैं उनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर रख दी है। अगले आधे घंटे हमें और आपको पता हो क्या क्या चीजें आने वाली हैं। ओएनजीसी, पावर ग्रिड, आईआरसीटीसी, पेटनेट, एलएनजी, ये प्लेट फ्लिप होगी तो और भी स्टॉक्स और थीम्स हैं जो आज फोकस में रहेंगी। खैर, पहले जरा मार्केट स्क्रीन पर लेकर आइए। ठीक है, बुराई नहीं है। इन द रेड इस समय ट्रेड कर रहे होंगे, लेकिन अब से कुछ देर पहले बाकी हरे निशान में कामकाज कर रहे थे भारतीय बाजार। शुरुआत हुई थी लड़खड़ाती हुई। गिफ्ट निफ्टी कमजोरी के इंडिकेशंस दे रहा था। हमने कमजोरी पे ही शुरुआत करी थी। 125 पॉइंट का दबाव था उस समय जब पहला टिक आया था। 0.5% की कमजोरी थी। 0.5% की कमजोरी, बीच में गहराई थी। हम एक समय आज 250 पॉइंट तक गिरते हुए नजर आए थे, और उसके बाद एक मीनिंगफुल रिकवरी इन ग्रीन लौटे थे, और अब थोड़ा बहुत मामला कूल ऑफ हो रहा है, लेकिन अभी भी लो से अच्छी खासी रिकवरी। एक दिक्कत है, कल भी इसी जोन्स पे, आज का इंट्राडे हाई जो है 991, कल मेरे ख्याल से 998 के लेवल से, जहां से मामला ठंडा पड़ा था, तो 23,000 की ट्रैजेक्टरी पे आते आते थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव आता हुआ। पर हाईलाइट पिछले कुछ दिनों की है लोअर लेवल से रिकवरी, लोअर लेवल से रोज खुलने के बाद थोड़ा बहुत दमखम दिखाना, स्क्रीन पे तेजी दिखाना, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। हाँ, कुछ निगलिंग इश्यूज हैं, ये ध्यान रखिएगा। आज एक्सपायरी डे है और ट्रंप साहब की वो ईरान पे गाज गिराने की डेडलाइन सामने खड़ी है। आज देर रात या अर्ली इंडिया टाइम मॉर्निंग में वो डेडलाइन खत्म होनी है। उसके पहले क्या बातचीत होती है, डेडलाइन एक्सटेंड होती है, सीज फायर होता है, क्या अपडेट्स हैं, वो अवेटेड होंगे। और एक चीज और, हम पॉलिसी की तैयारी कर रहे हैं आज, क्योंकि कल सुबह तड़के पॉलिसी का अनाउंसमेंट भी आने वाला है, तो काफी कुछ डेवलपमेंट्स हैं हमारे सामने, ये सब ध्यान में रखिएगा। कल बैंक्स ने अच्छे क्वार्टरली अपडेट दिए तो बैंक निफ्टी ने खूब आउट परफॉर्म करा था। आज वही बैंक्स पेन में है, 1% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बैंक्स दबाव में, उल्टा आईटी अहेड ऑफ नंबर्स कह लीजिए, दमखम दिखा रहे हैं। आईटी इंडेक्स मजबूत है। कल पॉलिसी, परसों टीसीएस के रिजल्ट्स हैं, और विप्रो को लेकर अटकनें लगी हुई हैं, असम्पशंस हैं, बाजार मान रहा है कि शायद हो सकता है कुछ कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट भी कर दे नतीजों के साथ। खैर, अगर ऐसा कर रहा होगा तो बोर्ड मीट से पहले वो अनाउंस करेगा एक्सचेंजेस पे, तब हम बता देंगे आपको। लेकिन इसीलिए विप्रो का आउट परफॉर्मेंस। डायरेक्टर साहब, आप कुछ कह रहे थे बीच में? हाँ, अरे वाह। सतपुते साहब के पास जाऊं उससे पहले दिल्ली ले चलता हूं, असीम के पास। वोडाफोन रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों की स्क्रीन पे। एजीआर रीअसेसमेंट की डेडलाइन जो है बढ़ाई गई। डेडलाइन बढ़ाई गई मतलब कैलकुलेशंस में थोड़ा समय लगेगा, अगर कोई रिलीफ आनी है तो सब टाइमलाइंस एक्सटेंड हो गई। इसमें समझू कैसे? असीम में मामला है क्या? बैकड्रॉप के साथ समझाएं, ये डेडलाइन एक्सटेंड हो गई मतलब। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मंजूरी दी थी कि वोडाफोन आइडिया के जो एजीआर है उसका रीअसेसमेंट कर सकती है, तो उसके बाद जनवरी में सरकार ने कैबिनेट के फैसले के बाद इसको रीअसेसमेंट करने का फैसला दिया था। जितने भी सरकार के जो फील्ड ऑफिस, दूरसंचार विभाग के फील्ड ऑफिस थे, उनको निर्देश दिए थे कि आप 22 फरवरी तक इसका रीअसेसमेंट कर दें, और इसके लिए कमेटी भी बना दी गई थी जिसको कि 31 मार्च तक रीअसेसमेंट को पूरा करना था। लाइसेंस फीस का रीअसेसमेंट ऑलरेडी पूरा हो चुका है, और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस का रीअसेसमेंट
फिलहाल चल रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं कि उसमें लेकर के जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको काफी सारी दिक्कतें आ रही हैं। कंपनी कई सर्कल के अंदर अपने जो पुराने दस्तावेज है उनको जमा नहीं करा पा रही है, तो उसको लेकर के काफी सारी दिक्कतों का सामना जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको करना पड़ रहा। तो इसकी वजह से सरकार ने ये डेडलाइन को बढ़ाने का फैसला किया। 3 महीने के लिए डेडलाइन बढ़ाई गई है, तो 30 जून की ये नई डेडलाइन रखी गई है। तो अब कंपनी का जो रीअसेसमेंट पहले ये था कि मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा और कमेटी उसको पूरा फाइनल कर देगी, तो अब कंपनी को 3 महीने तक और इंतजार करना पड़ सकता है। कंपनी का रीअसेसमेंट 30 जून से पहले कंप्लीट नहीं होगा, तो इसमें थोड़ा सा कंपनी को इसके लिए वेट करना पड़ सकता है। डिले हो गया मामला। स्टॉक भी जहां से चलना शुरू हुआ था धीरे धीरे वहीं वापस आ रहा है। 8:30 पे तो आ ही गया है, 7, 750 खबरों के बीच में चलना शुरू हुआ था। मामला ठंडा ही पड़ा। असीम, थैंक यू सो मच ये अपडेट्स के लिए। सतपुते साहब, क्विकली निफ्टी पे आप लोग की रीडिंग क्या है? क्या कर रहे हो भाई साहब आप लोग? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, मुझे लगता है कि निफ्टी एक दायरे में है, ऐसा कोई बहुत बड़ा आप लार्जली पॉजिटिव व्यू ऐसा कुछ नहीं है। जैसा दिन आता है वैसे काम कर रहा है, दैट्स इट। देखिए, अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो मुझे लगता है कि जो की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 23,000 के आसपास, जहाँ पे 10 डीएमआ प्लेस है। तो हम जो देख रहे हैं आशीष जी, इट्स अ रिलीफ रैली, इट्स अ टेक्निकल बाउंस जो फेस कर रहा है 23,000 का रेजिस्टेंस। अगर 23,000 का रेजिस्टेंस सरपास होता है तो प्रोबेबली 23,300, 23,350 तक ये जो रिलीफ रैली हम प्ले कर रहे हैं कॉन्ट्रा में, तो वो 23,350 तक जा सकती है। तो व्यू यही है कि जहां मोमेंटम है, जहां सेक्टर चल रहा है, जैसे कि आईटी एक सेक्टर है जहां पे मेरा व्यू थोड़ा पॉजिटिव था। मैं ये देख रहा था कि छुपने की जगह कहाँ है, जगह कहाँ है, तो वो आईटी में मुझे दिखाई दे रही थी। तो इसीलिए मुझे आईटी थोड़ा अभी भी लगता है कि यहाँ पे जगह बन रही है। तो लेट्स सी हाउ डज इट पैन आउट। नहीं, आजकल वो पिछले कुछ दिनों में टॉप कॉल में सतपुते साहब आईटी स्टॉक्स मेंशन भी कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है, आईटी में थोड़ी सी रिलीफ प्ले आउट होती हुई, बाकी मार्केट्स पेन में है, पर आईटी सबसे वीकेस्ट पॉकेट है जो थोड़ा सा स्प्रिंग एक्शन दिखा रही है। थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, क्योंकि नंबर्स में ऐसा कुछ खास होना नहीं है इस बार, और कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी। देखते हैं, कल परसों तो टीसीएस की मैनेजमेंट से चर्चा हो ही रही होगी, तो समझने की कोशिश करेंगे एनवायरनमेंट है कैसा। सवाल जवाब की तैयारी कर लीजिए। पुणे जाना है, मुंबई जाना है, कांगड़ा मेरे ख्याल से हो गया हिमाचल जाना है हमको। पहले पुणे जा रहा हूं दीप्ति मूल्य मैम के पास। दीप्ति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून दीप्ति मैम। दीप्ति मैम, कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में आपको? कोरोना के टाइम से मैंने चालू किया है। ओह, 4-5 साल। खुद ही स्टॉक डिसाइड करते हो दीप्ति मैम? जी हाँ, मेरे मिस्टर करते थे, तो थोड़ा बहुत नॉलेज उनसे मिलता था। हाँ। अभी तो सीएनबीसी आवाज और आप लोग ही हमारे गुरु है। अरे मैं वाह। थोड़ा बहुत पूछ लेती हूँ किसी से। हाँ, तो हाँ, पैसा लेकिन अभी तो खैर दिन ही खराब है, तो क्या पूछूं, पैसा आ रहा है, किसी के पास नहीं आ रहा। दीप्ति मैम, पहला सवाल कौन सा है? मेरा पहला सवाल ओएनजीसी का है। ओएनजीसी के शेयर मैंने 25 शेयर लिए थे 24 में, नो 296 के प्राइस से। तो वो 282 के आगे जा ही नहीं रहा है, तो क्या करना चाहिए, रखे या? आपने 2025 में खरीदा था? 24 में। जौहर 24 में खरीदा था, 2 साल हो गए। पर गवाया नहीं है पैसा। ओएनजीसी की एक खासियत है, कम से कम इस बीच डिविडेंड भी मिल गए होंगे आपको, तो ले दे के अपन नुकसान में नहीं है, ऐसा पढ़ लेता हूँ ओएनजीसी में। जबकि आधे सारे के सारे स्टॉक्स पे हम नुकसान में बैठे हैं इस समय, हालात इतने खराब है। तो ओएनजीसी ने बुरा नहीं करा है सतपुते साहब, लेकिन ऑफलेट फोकस में आया है। कच्चा तेल इंचअप हो रहा है, मेरे ख्याल से डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन वगैरह, ये वॉर खत्म होने के बाद भी सारी गवर्नमेंट दुनिया में जिनके पास है वो सब डोमेस्टिकली एक्सप्लोरेशन की तरफ तवज्जो बढ़ाएंगी, इंक्लूडिंग इंडिया। ओएनजीसी है तो स्वीट स्पॉट में इन सबको देखते हुए। खैर, लेकिन मैम 2 साल हो गई, कह लीजिए कमा के नहीं दिया स्टॉक ने, क्या करूं? आशीष जी, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ओएनजीसी एक स्वीट स्पॉट पे है और ये लगता है कि ये और भी चलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम इसको टेक्निकली देखें चार्ट पे, तो इसका जो रेजिस्टेंस है आशीष जी, वो 290 से लेके 300 के आसपास है। तो ये अटकेगा, 290 और 300 पे अटकेगा, बट एट द सेम टाइम ये सपोर्ट दिखाएगा 270 के आसपास। तो आप कह सकते हैं 270 से लेके 300 फिलहाल ये रेंज बन रहा है, और इवेंचुअली मुझे लगता है ये ब्रेकआउट देगा। मैं क्योंकि ये मैं मंथली चार्ट देख रहा हूँ आशीष जी, प्रोबेबली अगर 300 का लेवल निकले तो 330 तक की जगह बनेगी, लेकिन प्रोबेबली उसके लिए आप कह सकते हैं कि 3 से 6 महीने का वक्त लगेगा। तो फॉर मी इट्स ए होल्ड। अगर आप होल्ड कर पाते हो तो ये लेवल ठीक रहेगा। स्टॉप लॉस होगा 265 का। मैम, होल्ड करो, रख लो आप 265 के स्टॉप के साथ रखो।
थोड़ा टाइम लगेगा, 3 से 6 महीना, लेकिन अच्छे खासे अपसाइड्स की हो सकता है तैयारी हो इस स्टॉक में। इतना टाइम रुक गया और रुक ही जाओ 265 के एसएल के साथ। मुंबई से भावना मैम स्क्रीन्स पर आएंगी। भावना मैम, गुड आफ्टरनून। भावना मैम, एक तो मुंबई में कहां से और कितने टाइम से आप स्टॉक मार्केट में हो? मैं भी कोविड में ही मैंने भी ज्वाइन किया था एक्चुअली। कोविड में ही ज्वाइन किया था। अच्छा, कोविड में ऐसा क्या हुआ था? हम तो जान माल के नुकसान का डर लग रहा था, आपने स्टॉक मार्केट क्यों ज्वाइन कर लिया उस टाइम पे? क्योंकि मेरे बेटे ने मेरा अकाउंट खोल दिया था जीरोधा का, इसे कि आप कुछ तो करो। हाँ। तो बस वहीं से मेरी जर्नी शुरू हो गई। तो उससे पहले आइडिया था स्टॉक्स का, कुछ स्टॉक मार्केट की फंक्शनिंग का, या नहीं था? मैं थोड़ा बहुत करती थी, आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था जिसमें मैं इजीली कर सकूं। तो फिर उसने जीरोधा पे मेरा अकाउंट ओपन कर दिया, देन सब कुछ इजी हो गया। उसके बाद मजा आने लगा। अच्छा, ये 4-5 साल से स्टॉक आप खुद ही डिसाइड कर रहे हो या बेटा मदद कर रहा है? नहीं, आप डिसाइड करते हो मेरे लिए एक्चुअली। मतलब सतपुते साहब, मैं तो करता ही नहीं हूँ, सतपुते साहब डिसाइड करते हैं। हाँ, समझ गया मैं। भावना मैम, पहला सवाल। मेरे पास पीएफसी के 100 शेयर्स हैं, 541 की परचेज है, तो ऑलमोस्ट 30% डाउन है। तो इसको होल्ड करें, इसमें एवरेज आउट करें? लिया क्यों था? ये लंबी अवधि का सोच के लिया था, उस टाइम पे ट्रेडिंग वेडिंग करी थी? नहीं, मैं ट्रेडिंग नहीं करती हूँ, आई ओनली गो फॉर इन्वेस्टमेंट। पावर फाइनेंस, बीच में पीएफसी आ रही थी, चमक भी बहुत रहे थे। सतपुते साहब, मामला ठंडा पड़ा। हाँ, नहीं, वो समझ गया था भाव देख के मैं। सतपुते साहब, क्या करें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में? जी देखिए, मैं यहाँ पे वीकली चार्ट देख रहा हूँ जहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा व्यू मिलता है। तो जो डेली की वोलेटिलिटी उसको वो निगेट करता है। तो वीकली चार्ट और मंथली चार्ट, ये दोनों ही मुझे इतने, आप कह सकते हैं कि इस लेवल पे ठीक लग रहे हैं। सपोर्ट कहाँ है? 380 से लेके 400, ये इसका एक ब्रॉड बेस सपोर्ट है। आई थिंक ये सपोर्ट होल्ड करना चाहिए। इवेंचुअली इसको जाना है 450, जो इसका पहला रेजिस्टेंस है, जहाँ पे ये टेस्ट करेगा कि ये 450 का लेवल निकलेगा कि नहीं। लेकिन 450 निकलने के बाद मुझे लगता है पोजिशनली ये 500 प्लस चला जाएगा। लेकिन आशीष जी, इसमें और एक है, आपको मिनिमम आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो कम से कम 1 साल रखना पड़ेगा। सो फॉर दिस मुझे ओवरऑल पैटर्न लगता है कि आप होल्ड रखें। 380 के हिसाब से अगर आप देखें तो 365 का स्टॉप लॉस होगा। रखिए, होल्ड करिए स्टॉप लॉसेस के साथ। भावना मैम, कांगड़ा जा रहा हूं किरण वासुदेव मैम के पास। किरण मैम, हाय, गुड आफ्टरनून किरण मैम। किरण मैम, गुड आफ्टरनून सर। पहला सवाल कौन सा हमारा? सर, पहला सवाल मेरा आईटी सेक्टर को लेके था। हाँ। आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स हैं ऑलरेडी, बट नेक्स्ट 5 इयर्स का प्लान है। तो कंट्रोवर्शियल तो नहीं बोलूंगी, बट जो आई कंटिन्यूसली सीएनबीसी आवाज देख के सामा गोइंग इन फॉर आईटी, और कुछ कह रहे हैं कि एआई की वजह से नॉट वेरी श्योर क्या करना चाहिए। तो मेरे को यही पूछना था कि शुड वी स्टे इन्वेस्टेड, क्योंकि मेरा नेक्स्ट आईटी में फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर का प्लान है। तो हैं, मतलब कौन से स्टॉक्स हैं ऑलरेडी तो मेरे पास टेक महिंद्रा है, एचसीएल टेक, कोफोर्ज। तो सवाल ये है कि इनमें बने रहूं अगले 5 सालों के टाइम होराइजन के लिए, या सवाल ये है कि और नया पैसा डाल दूं, नए स्टॉक्स ऐड करूं? हाँ जी सर, बोथ ऑलरेडी इन्वेस्टेड। शुड आई कंटिन्यू और कुछ ऐड करना चाह रही हूँ तो करना, और आगे कर और जो है वो तो खूब लॉस में है, ऐसा है क्या? नहीं सर, सब प्रॉफिट में है। बहुत पुरानी खरीद थी? पुरानी खरीद है सर, 3-4 इयर्स बैक। बढ़िया है। तो सतपुते साहब, आईटी पर आप, ऐसे सवाल सबके आ रहे होंगे, बहुत पेन में ये पॉकेट, चाहे पिछला साल हो, इस साल ईयर टिल डेट हो, मैसिव अंडर परफॉर्मेंस। किसी को पता नहीं है एआई क्या क्या कर सकता है, या एंथ्रोपिक क्या क्या कर सकता है। सब गेस एस्टिमेट लगा के बैठे हुए हैं, कितना चैलेंजिंग होगा। ये बात है कि आईटी के वैल्यूएशन मीठी या जूसी से हो गए, पर एक सवाल है कि सही घोड़े पे दाव लगाना होगा, क्योंकि एक बड़ा चर्न हो रहा होगा। कई लोग लूज आउट कर रहे होंगे, कई लोग मैसिवली धंधा गेन कर रहे होंगे इस नए एनवायरमेंट में। अभी आज बैठे बैठे कहना बड़ा मुश्किल है। तो फिर ओवरऑल आईटी को लेकर आप लोग का व्यू क्या बन रहा है? आप क्या कर रहे हो इन लेवल्स पे? क्या सजेस्ट कर रहे हो? आशीष जी देखिए, आईटी सेक्टर के इन पर्टिकुलर हम बात करें तो मैं निफ्टी आईटी देख रहा हूँ यहाँ पे।
निफ्टी आईटी में क्या हुआ था, 40,500 के आसपास का इसने टॉप बनाया और वहां से ये शार्पली डिक्लाइन हुआ करीबन 28,300 तक, 28,000 पकड़ो। तो एक इतना इतना हेवी सेल ऑफ होने के बाद जनरली व्हाट वी सी इज अ रिलीफ रैली। तो हमें आईटी में एक रिलीफ रैली मिल रही है। अब ये जाएगी कहाँ तक, तो हमें ये देखना है कि कहाँ तक ये रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम देखते हैं, तो ये करीबन मुझे लगता है 33,000 तक जा सकती है। तो करंटली इट इज एट 31,280। तो क्या यहाँ से 1,500-2,000 पॉइंट जाएगी? पॉसिबल है, बाजार में सब कुछ पॉसिबल है। तो ओवरऑल अगर आप आईटी सेक्टर देखो तो फिलहाल एक करेक्शन खत्म होने के बाद एक पुल बैक, एक रिलीफ रैली है, ये आगे चल के एक्सटेंड हो सकती है। बट आशीष जी, इसमें अगर आप देखें तो इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है, जो हम मंथली चार्ट देखते हैं, उसमें हमको एक प्राइमरी ट्रेंड का एक अंदाजा आता है कि इसमें ऊपरी लेवल पे ये हर्डल, ये रेजिस्टेंस फेस करता जाएगा। इतना इजी नहीं होगा क्योंकि इसमें अभी भी डाउनसाइड रिस्क ज्यादा है। तो अगर आपके पास आईटी स्टॉक्स है, हम लोग जो काम करते हैं वो प्योरली इंट्राडे बेसिस पे करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग बेसिस पे करते हैं या एक हफ्ते के हिसाब से सोचते हैं कि यहाँ से कहाँ कहाँ काम करें। अच्छा, ट्रेडर मेंटालिटी जब, लेकिन इन्वेस्टर मेंटालिटी है तो थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है अगर इस रैली में आपको कहीं प्रॉफिट टेकिंग करने का अवसर मिले तो उसको भी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इवेंचुअली करेक्शन में आपको सब कुछ मिलेगा और उसमें आईटी भी कोई जुदा नहीं है, आईटी में भी बीटिंग होने वाली है। तो ये रिलीफ रैली है, इसको ढंग से प्ले करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करिए, ऊपर में बेच दीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म है तो हर रेजिस्टेंस पे कहीं ना कहीं, इन पर्टिकुलर अगर उनका कोई काउंटर है तो मैं रेजिस्टेंस दे सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी सिर्फ आईटी पे व्यू रखा। ना बिल्कुल ठीक है, जहाँ विजिबिलिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आईटी एट बेस्ट हो सकता है मार्केट परफॉर्म करे, मार्केट आउट परफॉर्मेंस किस हद तक कर पाएगा लंबी अवधि में बड़ा मुश्किल हो गया आप कहना। खैर, ये आईटी पे व्यू। दीप्ति मैम, अगला सवाल मेरा पेट्रोनेट का है, जो मैंने Okay. 25 की रखे 306 की कीमत से। ये भी 24 में ही लिए थे। और ये तो हाल फिलहाल में पेन में आ गए जब से वॉर हुआ है ना, जी हाँ। काफी ज्यादा दिक्कत आ गई इनका। वो कतर से गैस आती थी, कतर से गैस ही नहीं आ रही तो बेचारे करें क्या। सतपथ साहब, पेट्रोनेट एलएनजी 52 रुपए का नुकसान हो गया है सब ईरान चक्कर में। आशीष जी, मेरे हिसाब से पेट्रोनेट से एग्जिट लेना चाहिए। यहाँ पे एक प्रोबेबली एक पुल बैक मिलेगा, जो करीबन 260 270 तक मिल सकता है, अगर बशर्ते बाजार थोड़ा रिलीफ दे तो। ओवरऑल स्ट्रक्चर रिलीफ रैली का है, लेकिन इसका जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें एक बहुत बड़ा डेंट है। ऊपर में बुल ट्रैप हुआ है 300 के ऊपर, एक बड़ा आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर में जब जब ये 300 के आसपास आएगा लिक्विडेशन होना शुरू हो जाएगा, इट्स अ बुल ट्रैप। तो वन नीड्स टू बी लिटिल केयरफुल। मेरे हिसाब से इट्स अ सेल ऑन राइज फॉर मी। अगर आपको कहीं 270 से लेके 280 तक का पुल बैक भी मिले तो एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि इवेंचुअली इसमें करेक्शन डीपन हो सकता है, प्रोबेबली 230 से 220 का यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। तो वन नीड्स टू बी लिटिल केयरफुल। इससे अच्छा है कि अगर आप थोड़ा सा अगर ऊपर में पोजीशन लिक्विडेट करें तो दैट विल बी अ सेफर स्ट्रेटेजी। अपना भाव तो शायद ना आए मैम उछाल में, लेकिन बिकवाली करके निकल लीजिएगा। 270 के आसपास अगर आए तो उसके बाद, क्योंकि शायद हो सकता है वीकनेस बढ़े स्टॉक में। भावना मैम, अगला सवाल। मेरे पास पावर ग्रिड है 215 शेयर एट द रेट ऑफ 342। 342 मतलब मेरे ख्याल से हाईज पे पकड़ लिया अपन ने क्या? हाँ, पुराना है क्या? इस साल का हाई तो 342 नहीं था, पिछले एक दो साल पुराना स्टॉक है क्या? हाँ, ये वही मेरे ख्याल से 24 में ही जब वो हाँ, 2 साल डाउन। हाँ, पर ये अब रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला तो है ही है, ज्यादा गिरा नहीं है इस पेन इसमें पीरियड में। एवरेज कर सकते हैं कि ठीक है, समझ गया। सतपथ साहब, कैसे अप्रोच करा जाए? देखिए आशीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेजिंग में थोड़ा अवॉइड करूंगा, क्योंकि बाजार अनसर्टन है, तो पता नहीं कौन से लेवल पे एवरेज करना पड़े। तो थोड़ा एवरेजिंग स्ट्रेटेजी साइड पे रखे, इससे अच्छा थोड़ा स्टॉप लॉस रखे, क्वांटिटी कम करे। ये एक थोड़ी सेफर स्ट्रेटेजी जो हम हमारे क्लाइंट को एडवाइस कर रहे हैं कि कम करे, लेकिन जहां करे वहां पे हाँ, आप कह सकते हैं छुपने की जगह है, जैसे आईटी है। तो पावर ग्रिड इन पर्टिकुलरली देखे तो आशीष जी, मुझे लगता है जब तक ये 280 का लेवल इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इतना इतना सब पेन हमने बाजार में देखा, लेकिन पावर ग्रिड अभी भी ये 280 के ऊपर मेंटेन है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो इवेंचुअली मुझे लगता है ये जाएगा 340 से लेकर 360, प्रोबेबली उसके लिए 6 महीने का वक्त लगेगा। फिलहाल 280 के हिसाब से देखे 270 का स्टॉप लॉस। किरण मैम, अगला। सर नेक्स्ट मेरा है जैसे डाटा सेंटर्स इतने ओपन अप हो रहे हैं,
तो केबल सेक्टर एक ऐसा है जो कि अपकमिंग है अभी। आई स्टिल अगेन सेम क्वेश्चन कि आई होल्ड स्टॉक्स पॉलीकैब, केईआई, देन आरआर काबल। सो ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी मार्केट गिर रही है तो ये सब स्टॉक्स भी थोड़े बहुत नीचे आ रहे हैं, तो सेम क्वेश्चन, शुड वी स्टे इन्वेस्टेड और बाइंग करनी चाहिए इस सेक्टर में भी? बात सही है। डेटा सेंटर की थीम के की बेनिफिशरीज हैं। सत्य साहब, क्या लगता है ये केबल्स एंड वायर्स, या तो आप एक काम करो पॉलीकैब के चार्ट के थ्रू समझा दो कहानी। अच्छा जी, देखिए पॉलीकैब अगर इन पर्टिकुलरली देखें तो इसमें बहुत अच्छे रिटर्न दिए। ठीक है, अगर हम मैं यहाँ पे जस्ट चेक कर रहा था कि इसमें कहाँ से रैली शुरू हुई है, तो हमको वो भी देखना पड़ेगा कि करीबन 2020 में, नवंबर 2020 में पॉलीकैब वाज एट 850, 850 था, और वहां से इसने अच्छी खासी रैली देके करीबन फरवरी 26 में, यानी 6 साल में ये करीबन 8,500 तक गया। तो अगर इतनी अच्छी रैली होते के बाद अगर कोई काउंटर करेक्शन में आता है तो वन नीड्स टू बी लिटिल केयरफुल, क्योंकि ये रिट्रेस करता है, अपनी पूरे रैली को ये रिट्रेस करता है, और कम से कम 31.8% या 50% का रिट्रेसमेंट होता है। तो ये अभी रिट्रेसमेंट मोड में है। तो यहाँ से पुल बैक भी आता है तो कहाँ तक, 7,400 7,600 तक का पुल बैक पॉलीकैब में आ सकता है। लेकिन दैट पुल बैक शुड बी यूज्ड टू लिक्विडेट योर लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि ये पुल बैक सस्टेन नहीं होगा। ऊपरी लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा, जब जब रेजिस्टेंस पे आएगा डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा, स्मार्ट प्लेयर लिक्विडेट करते जाएंगे। तो आपको भी यही स्ट्रैटेजी रखनी है, क्योंकि इवेंचुअली मुझे लगता है ये जाएगा पॉलीकैब करीबन 6,200 से लेके 6,000 तक। तो ये करेक्शन अभी भी चालू है, लेकिन दिस इज अ रिलीफ रैली, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसे लिक्विडेट करें। ये क्या जो सेक्टर पसंद आता है उसमें बास्केट बाइंग कर लेते हो क्या आप? खूब सारे स्टॉक्स, वायर्स एंड केबल्स सर, में 3-4 स्टॉक, आईटी में 3-4 स्टॉक, ऐसे चलता है क्या? नहीं सर, मैं विद टाइम बाय करती हूँ। जैसे पॉलीकैब की बाइंग मेरी 1700 की है। अरे ब्यूटीफुल। तो तो ये, हाँ, तो भाई तो इस वे समय तो, सॉरी आप बोलो। कि नहीं, नीचे प्रॉफिट टेकिंग आता करना। जा रहा है तो शुड आई गेट आउट ऑफ दिस हाँ, तो सेक्टर? सत्य साहब ने कहा सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें, इसमें बिकवाली करें, मुनाफा वसूलने की कोशिश करें, ये बेहतर होगा। खैर, दीप्ति मैम, भावना मैम, किरण मैम, थैंक यू आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। राजेश सर, थैंक यू, बड़े देखिए सारी क्वेरीज, आपका भी धन्यवाद भाई सॉल्व करने के लिए। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के लिए दिखा देता हूँ मार्केट। ठीक है, 930 के आसपास ही हमने शो की शुरुआत करी थी, मोटा मोटी वही 925 के आसपास की ट्रिजेक्टरी पर ही इस समय निफ्टी कामकाज करता हुआ फ्लैटिश नोट पे ब्रेथ एडवांसेस के फेवर में है। लेकिन देखते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन कैसे प्रोग्रेस करता है, क्योंकि आज है एक्सपायरी डे। मार्केट का डिटेल्ड एक्शन, खास तौर पे मिड कैप स्पेस का एक्शन, ब्रेक के उस पार देखिए मिड कैप मंथ में। नमस्कार।